हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस में। और आज हम अपना इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी टी इनवर्स एक्स एंड टी इनवर्स टी एक्स। ओके, यहाँ पर ऑब्वियसली टी जो है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है। दैट मीन्स यहाँ पर हम इनवर्स टी इनवर्स एक्स और टी इनवर्स टी एक्स के बीच में डिफरेंस जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फंक्शन वी नो दैट if the function is invertible then we have to write f inverse x equal to x always time and f inverse f x equal to x। ये हमेशा होता है। हम जो आपका चैप्टर है फंक्शन, इससे हम जानते हैं कि f इनवर्स x है वो भी x के इक्वल होता है एंड f इनवर्स f x इज ऑल्सो इक्वल टू x। ओके, बट इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है ना, ये हमेशा टी इनवर्स एक्स या टी इनवर्स टी एक्स जो है वो हमेशा एक्स के इक्वल नहीं होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिकॉज वी नो दैट द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज नॉट इनवर्स एग्जिस्ट ऑल टाइम। ये हमेशा जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर से आप लोगों को ध्यान होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को या फंक्शंस को इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ कंडीशंस बताई थी। या फिर हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को फंक्शंस डिफाइन करने के लिए, इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया था? फोर्स अप्लाई किया था या फोर्स लगाया था, ठीक है ना। या कहूँगा अदर वर्ड्स में कि ज़बरदस्ती हमने उसको जो है इनवर्स एग्जिस्ट किया था। वो तो इनवर्स के लिए मना कर रहा था कि नहीं, मैं हमेशा इनवर्स नहीं होऊंगा। तो हमने कहा था ठीक है यार, हमेशा इनवर्स नहीं हुआ कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा समय हमें दे दो या कुछ कंडीशन बता दो, इन कंडीशंस में जो है वो आपको हम इनवर्स कह सकें। तो ठीक है, हमने क्या किया था, वहाँ पर कुछ कंडीशन से अप्लाई की थी या कुछ रेस्ट्रिक्शन से अप्लाई किया था। ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट दिस फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्स, ठीक है ना। तो फ्रॉम दिस वे, ठीक है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा इनवर्स नहीं होते हैं। इसीलिए इनवर्स नहीं होते हैं हमेशा, इसीलिए हमेशा टी इनवर्स एक्स या टी इनवर्स टी एक्स जो है वो आपका हमेशा एक्स के इक्वल नहीं हो सकता। इस तरह से हम इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये तो हमारी एक बात रही, बट मैं आपको बता दूं कि इन दोनों फंक्शंस में जो हमने टी इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और टी इनवर्स टी एक्स लिखा हुआ है, ओके, इसमें से एक वैल्यू जो है वो हमेशा एक्स के इक्वल होती है। और इन दोनों में से वो कौन सी वैल्यू होगी इसके बारे में अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टी इनवर्स ये जो एक्स लिखा हुआ और यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ, दोनों में ऑब्वियसली डिफरेंस है। यहाँ पर किस तरह का डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है वो टी इनवर्स के साथ लिखा हुआ और यहाँ पर जो एक्स है वो टी के साथ लिखा हुआ। टी इनवर्स में जो एक्स होता है वो एक ऑब्वियसली वैल्यू होता है और यहाँ पर जो टी के साथ एक्स होता है ये हमेशा एक एंगल होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं कि वैल्यू और एंगल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट यहाँ पर मैंने ये वैल्यू और एंगल लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। और इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर टी इनवर्स के साथ जो एक्स लिखा हुआ उसको वैल्यू से मतलब होता है यहाँ पर कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ पर जो एक्स टी के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर इसको हमने एंगल कंसिडर कर दिया। इसका भी मतलब आपको बता देता हूँ कि सपोज दैट टी के प्लेस पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई साइन लिखा। अब साइन के साथ जो एक्स लिखा होगा ऑब्वियसली ये एंगल होगा, क्योंकि साइन एंगल यानी साइन 60 डिग्री डिफाइंड होता है, साइन 30 डिग्री डिफाइंड होता है। यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है, ओके। और यहाँ पर जो एक्स है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइन इनवर्स, अगर मैं यहाँ पर पाई/6 लिख देता हूँ, एंगल अगर यहाँ पर लिखता हूँ इनवर्स के केस में, ठीक है ना, तो साइन इनवर्स पाई/6 ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पाई रेडियन हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर इस रेफरेंस में, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सिर्फ हम पाई लिख देते हैं, ठीक है ना, वैसे तो पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 हो जाती है और 3.14 के अकॉर्डिंग जो 6 से डिवाइड करेंगे और 6 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू जो हमें मिलने वाली है वो -1 और 1 के बीच में मिलने वाली। तो ये भी डिफाइंड है। मैं यहाँ पर पाई जो है वो रेडियन ले रहा हूँ, यानी यहाँ पर पाई जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है तो फिर ये वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, ये वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं होती है। इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ पाई लिखा हुआ है। अगर कहीं पर पाई सिर्फ लिखा हुआ है तो हमेशा हमें समझना होगा वो पाई रेडियन के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, ओके। वैसे पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है रियल नंबर में, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, अभी मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो वैल्यू होती है वो एंगल के इक्वल होती है और ये जो वैल्यू यहाँ पर इनवर्स के साथ लिखी होती है, जो एक्स होता है, वो आपकी एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज की है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं टी इनवर्स एक्स, ओके, कि ये टी इनवर्स एक्स क्या होता है। इसको और अच्छे से या बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हम टी के प्लेस पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, फॉर एग्जांपल साइन लिख लेते हैं। साइन के प्लेस पर आप कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। उसको ध्यान रखिएगा, आप कॉस लिख लीजिएगा, 10 लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर साइन ले रहा हूँ। और यहाँ पर एक्स ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि साइन वर्स एक्स है तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, तभी ये डिफाइंड होगा साइन वर्स एक्स। क्योंकि यहाँ पर एक्स क्या होता है, डोमेन होता है, और जो डोमेन साइन वर्स के केस में -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, ओके। यहाँ पर हम एक्स की एक वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं 1/2,
बड़ी आसानी से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि 1/2 यहाँ पर पुट किया तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एक एंगल होगा, वो एंगल क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री यानी कि π/6, और साइन π/6 जो आपकी वैल्यू होगी ऑब्वियसली 1/2 के इक्वल होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि साइन जो आपका है वो साइन बस 1/2 की जो वैल्यू है 1/2 हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी यहाँ पर जो वैल्यू थी वही वैल्यू यहाँ पर भी आ गई है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर x के प्लेस पर रखेंगे जो कि इसके डोमेन से बिलोंग करेगी, इसका जरूर ध्यान रखना, हमें -1 से 1 के बीच में लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही वैल्यू हमें यहाँ पर मिलने वाली है। इसको आप और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप यहाँ पर -1 से 1 के बीच में कोई और वैल्यू भी लीजिए, 1 लीजिए, √3/2 लीजिए, 0 लीजिए, तो आप चेक करेंगे यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो इसी वैल्यू के इक्वल यहाँ पर हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है हमें वो इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। सो वी कैन से दैट कि टी इनवर्स x जो होता है वो x के इक्वल हो जाएगा ऑलवेज टाइम। इसको ध्यान रखना है हमेशा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टी इनवर्स TX जो है आपका वो हमेशा x के इक्वल नहीं होता है, आइडेंटिकली x के इक्वल नहीं होता है। आइडेंटिकली मैं टर्म्स ये इसलिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पर कि मे बी इन द सम कंडीशंस ये आपका x हो जाए, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आइडेंटिकली जो है वो ये x के इक्वल नहीं होगा, इसको भी आपको ध्यान रखना। अब कैसे करेंगे इसको, हम कैसे समझेंगे? ओके, यहाँ पर सबसे पहले फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर t के प्लेस पर यहाँ पर क्या पुट करते हैं, साइन बस साइन x। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x मैंने क्या पुट किया, यहाँ पर x जो है ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपको बता दूँ क्योंकि साइन के साथ लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो इसका डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। यहाँ पर जो x है वो रियल नंबर के साथ जो है वो बिलोंग्स करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई भी यहाँ पर एंगल रखेंगे तो कोई ना कोई हमें वैल्यू मिल जाएगी, बट वो वैल्यू साइन x की होगी वो आपकी -1 से 1 के बीच में होगी। इसको आपको ध्यान रखना। ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रियल नंबर से मेरा मतलब आप समझिएगा एंगल से है यहाँ पर, ठीक है ना। x ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल होगा। देखिए जब हम लिखते हैं ना कि एंगल हमने π/6 रखा तो π/6 क्या है, वो एंगल तो है ही डेफिनेटली, लेकिन वो रियल नंबर भी है क्योंकि पाई की वैल्यू जब आप 3.14 यहाँ पर रखेंगे तो वो कोई ना कोई हमें रियल नंबर ही मिलने वाली है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बच्चों के माइंड में इसके बारे में कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर, इसलिए मैंने बताया यहाँ पर। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्या होगा, हमारा एंगल होगा। यहाँ पर मैं x = 2π + π/3 वैल्यू जो है वो पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे व्हाट हैपेंस क्या होगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर सब 2π + π/3 जो है वो आपका बाई दे से यहाँ पर जो भी गई है f इनवर्स fx से fx के इक्वल आ जाना चाहिए। तो चलिए अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, मैं चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, कि क्या वैल्यू आएगी। तो साइन 2π + π/3 ऑब्वियसली ये साइन π/3 यहाँ पर होगा, और साइन π/3 आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो √3/2 के इक्वल होगी यहाँ पर वैल्यू, आसानी से समझ सकते हैं। और साइन बस √3/2 जो वैल्यू होने वाली है आपकी वो एंगल 60 यानी दैट मीन्स π/3 के इक्वल होने वाली है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट की जो वैल्यू हमारी है वो π/3 के इक्वल हो जाएगी। और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो कह सकते हैं कि 2π + π/3 के इक्वल ये वैल्यू नहीं होगी, जैसा कि आपने इस वाले फंक्शन में टी इनवर्स x के केस में देखा था। यहाँ पर यही मैं आपको बता रहा था कि जो आपकी साइन 2π + π/3 है ये π/3 के इक्वल आ रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी आपसे कि π/3 ये क्या है, लेकिन हम अभी तो कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी 2π + π/3 के इक्वल नहीं आई है। अगर नहीं आई है और π/3 आई है, ये क्या डिफाइन करता है। अच्छा ठीक है, इसको और मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करता हूँ और थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो साइन 2π + π/3 या वैल्यू है या 2π + π/3 आप कोई भी यहाँ पर एंगल पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो -1 से 1 के बीच में ही मिलेगी, आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी -1 से, और साइन बस -1 से 1 के बीच में जो हमें एंगल मिलेगा डेफिनेटली एंगल होगा और उसकी वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होगी, आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर कोई भी एंगल हम पुट क्यों ना करें, यहाँ पर कोई भी एंगल पुट करेंगे तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी, लेकिन जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। कोई भी एंगल, सपोज दैट हमने लिखा 1000π, आप रखेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे कट पिटने के बाद, जैसे मैंने 2π + π/3 लिखा था, कटने पिटने के बाद वो क्या करेगा, फाइनली हमारा -1 से 1 के बीच में वैल्यू हो जाएगी, और -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू हमें मिलेगी वो आपकी -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। तो अब दूसरे और वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा और इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ, मैं बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पर इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच में ही वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर साइन π/3,
ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपकी π/3 के इक्वल हो जाएगी। अगर ये वैल्यू साइन के केस में, अगर इसके साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है हमारी यहाँ पर -π/2 से π/2 होती है, अगर ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करती है तो वी कैन से दैट कि जो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी π/3 के इक्वल हो जाएगी। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। मैंने पिछले लेक्चर्स में इसको डायरेक्टली भी यूज किया था और आप लोगों को बताया भी था कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हुआ और एक्स जो हमारा है वो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है उससे अगर मैच करता है तो वी कैन राइट साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। इसको आपको ध्यान रखना है। बट अगर प्रिंसिपल ब्रांच, जैसे मैं आपसे बात करूँ कि 2π + π/3 जो वैल्यू एक्स की है ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं करती, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये लाई नहीं कर रही है तो इसकी वैल्यू भी हमारी 2π + π/3 के इक्वल नहीं हुई है। अगर ये लाई करेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो वैल्यू है वो आपकी सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर लिखा था जैसे साइन π/3 साइन बस, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ब्रांच से मैच कर रही है इसकी वैल्यू, तो ये आपकी जो है वो वैल्यू आपकी π/3 के इक्वल हो भी जाएगी। तो इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं कि T इनवर्स Tx जो है वो x के इक्वल हो जाएगा अगर x जो हमारा है वो T इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच से मैच करती हुई अगर वैल्यू, अगर नहीं कर रही होगी तो नहीं होगा और अदरवाइज होगा। चलिए ठीक है, ये तो एक बात रही। लेकिन कई बार कहते हैं कि सर, हम स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर ये हमें याद नहीं होता कि कब T इनवर्स x जो है वो x के इक्वल होगा और कब x के इक्वल नहीं होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, इसमें बताने की कैसे आप इसको याद रख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट T इनवर्स x। ओके, यहाँ पर ऑब्वियसली जो x क्या है वो आपकी एक वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक या तो वैल्यू मिलेगी हमें या फिर वैल्यू नहीं मिलेगी। अब ये वैल्यू के इक्वल होगा या नहीं होगा तो कैसे मैं पता करना है, मैं आपको बता दूँ कि जो वैल्यू होती है आपकी, सपोज दैट मैंने यहाँ पर वैल्यू ली, ये ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो एक ही एंगल के लिए होगी यहाँ पर, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो वैल्यू है वो यूनिकली डिफाइन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर कि अच्छा बताइए कि 1/2 साइन में किस एंगल के लिए वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हमारा जो है 1/2 जो वैल्यू आएगी, जैसे हमने एंगल यहाँ पर कंसिडर किया, ओके, साइन 30 डिग्री या π/6 डिग्री, ठीक है ना, π/6, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 1/2 मिलेगी। यानी कि जो वैल्यू होती है वो यूनिकली डिफाइन होती है। आपको ऐसा नहीं कि 1/2 भी मिल रही है, 5/7 ही मिल रही है, 3/2 भी मिल रही है, आपको √3/2 भी मिल रही है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। यानी जो वैल्यू जो मिलती है हमें किसी भी एंगल के लिए वो सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जो वैल्यू है हमारी ये जो यूनिकली डिफाइन है आपकी, ठीक है ना, यूनिकली डिफाइन है। अगर यूनिकली डिफाइन है तो ये जो T इनवर्स x जो हो जाएगा वो आपका वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करते हैं आपसे कि अगर यहाँ पर T इनवर्स Tx लिखा हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ये एंगल होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर तो यहाँ पर एंगल होगा या फिर एंगल नहीं होगा। तो मैं अगर एंगल की बात करूँ, आपसे बात करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, कोई भी एक एंगल लिया यहाँ पर और ये एंगल जो है मैंने किसी वैल्यू के लिए कंसीडर किया यहाँ पर, इस वैल्यू के लिए ये एंगल होना चाहिए। तो ये जो एंगल है वो यूनिकली डिफाइन नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा एंगल्स हो सकते हैं या फिर मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि अगर मैंने सपोज दैट 1/2 वैल्यू ली और मैं बात करूँ कि साइन में 1/2 वैल्यू है वो किस किस एंगल्स के लिए होती है, ठीक है ना। तो एंगल्स की बात करूँ 1/2, एक तो हमारा क्या होता है 30 डिग्री यानी π/6 हो जाएगा, π - π/6 हो जाएगा, 2π + π/6 हो जाएगा, यानी दैट इज अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको करते हैं हम तो π/6, 5π/6 यानी कि 13π/6 एंड सो ऑन। इसी तरह से और भी एंगल्स हम ले सकते हैं। यानी कि अगर हम वैल्यू लेते हैं, वैल्यू के लिए जो एंगल हमें मिलता है वो मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा एंगल्स पॉसिबल है। तो यहाँ पर एंगल जो होता है वो यूनिकली डिफाइन नहीं होता। अगर यूनिकली डिफाइन नहीं है तो आपका ये जो है T इनवर्स Tx जो है वो एंगल के इक्वल होगा या फिर नहीं होगा। ऑब्वियसली नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था यहाँ पर कि अगर ये प्रिंसिपल ब्रांच से मैच करेगा तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं फाइनल कंक्लूजन भी अभी आपको बता दूंगा कि इसमें क्या होने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आंसर आपको वैल्यू मिलने वाला है तो डेफिनेटली आपको उस वैल्यू को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी T इनवर्स x जो है वो आपका x के इक्वल हो जाएगा। बट अगर आंसर आपको एंगल मिलने वाला है यहाँ पर, जैसे आंसर आपका एंगल आता है तो आप ध्यान रखिएगा इट मे और मे नॉट, यानी ये हो भी सकता है और फिर नहीं भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। फाइनली मैं आपको उस पूरे लेक्चर का फाइनल कंक्लूजन आपको बता देता हूँ कि ध्यान रखिएगा इसमें यहाँ पर कि जो आपका T इनवर्स x है, x यहाँ पर वैल्यू है और मैंने बोला कि वैल्यू जो है वो यूनिकली डिफाइन होती है, तो ये हमेशा होगा आपका, ठीक है ना, हमेशा ऑलवेज। बट अगर T इनवर्स Tx लिखा हुआ है, यहाँ पर x जो है वो एंगल के इक्वल है और एंगल हमेशा नहीं होगा इक्वल टू x अगर आप लिख रहे हैं तो इफ़ अगर ये इक्वल टू x है तो पहली कंडीशन, अगर साइन इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर तो साइन इनवर्स साइन x के केस में ये आपका x हो जाएगा अगर x इसका प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। इसी तरह सेकेंडली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कॉस इनवर्स जो है वो cos x = x हो जाएगा अगर x हमारा जो है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से π के बीच में लाई कर रहा है आपका, ठीक है ना। थर्ड अगर मैं बात करूँ इसी तरह से tan
10x जो है वो आपका x के इक्वल हो जाएगा अगर x इसकी प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है एक्सेप्ट 0। ये भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम 4, 5 यानी सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन कॉस इनवर्स हो गया आपका, 10 हो गया, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस कंडीशन में जो है वो x के इक्वल हो जाएगा। और अगर इसकी x की वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच से मैच नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसमें, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका जो टी इनवर्स tx जो है वो x के इक्वल नहीं होगा। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मुझे लगता है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को रिफाइन करके दोबारा से आप देख सकते हैं। इस लेक्चर के बाद मैं बहुत जल्दी एक वीडियो शूट करने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा आपको ग्राफ ऑफ टी इनवर्स tx एंड टी इनवर्स, यानी इसके जो ग्राफ्स होते हैं वो कैसे होते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि अगर ये ग्राफ आप स्टडी कर लेते हैं तो जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे यहाँ पर टी इनवर्स x प्लस माइनस टी इनवर्स y, ओके, इस फॉर्म में मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लिखाए थे। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम इन फॉर्मूलों का जो है डेरिवेशन भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हमारा ये वीडियो आने वाला है इसको आप जरूर देखें यहाँ पर, और स्पेशली जो बच्चे जी मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इनको ग्राफ्स के बारे में अगर जानकारी होगी तो बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो क्वेश्चन हैं वो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इसको मत भूलिएगा, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो जो है वो मिलते रहें और वो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक और दिस चैप्टर वो आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू।